जोधपुर गांव के स्कूल में स्वतंत्र दिवस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे कक्षा में उपस्थित हुए। सभी बच्चे ध्यान दें, इस स्वतंत्र दिवस पर हमारा गांव सभी बच्चों के लिए एक भव्य फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत खास है, क्योंकि स्वतंत्र दिवस पर देशभक्ति दिखाने का ये एक शानदार अवसर होगा। इसलिए सभी बच्चे अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए और अपने लिए अच्छी ड्रेस बनवा लीजिए। अब आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस का प्रबंध करके फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है। क्लास में पढ़ने वाली गांव के जमींदार की बेटी सुरभि बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने पिता के पैसों का बहुत घमंड था। जैसे ही क्लास टीचर बाहर गई, सुरभि घमंड से बोली, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मैं शहर से अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस मंगवाऊंगी। आज ही पिताजी से जाकर बात करती हूँ। पर कोई और ही कंपटीशन जीत गया तो फिर? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस पूरी क्लास में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ, इसलिए सबसे महंगी ड्रेस मैं ही पहन सकती हूँ। और महंगी ड्रेस पहनकर तो ये साधारण सी बात है कि कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। घमंड से भरी हुई सुरभि अपने घर गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात की। पिताजी, आपको पता है स्वतंत्र दिवस पर हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। आप मुझे शहर से बढ़िया वाली ड्रेस दिलवा दो ताकि इस कंपटीशन को मैं जीत जाऊँ। मुझे आज ही शहर जाना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अभी ड्राइवर से कहकर गाड़ी निकलवाता हूँ। हम आज ही शहर चलेंगे। इधर सुरभि अपने माता पिता के साथ एक महंगी सी ड्रेस खरीदने के लिए शहर चली जाती है। उधर उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक गरीब घर की बेटी स्वरा भी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही थी। माँ, मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़ों के लिए पैसे ही नहीं है। सुरभि कह रही थी कि वो बहुत महंगी ड्रेस खरीदेगी। माँ, मैं ये कंपटीशन कैसे जीतूंगी? स्वरा, तुम्हें इसके लिए बहुत सुंदर एक ऐसी ड्रेस तैयार करनी होगी जिसे पहनने के बाद तुम्हारे मन में देश के प्रति उत्साह और प्रेम झलके। इसके लिए तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि तुम्हारी पोशाक एक तिरंगे की हो या तुम्हारी पोशाक पर तिरंगा बना हो। एक ऐसी पोशाक जिसे देखकर सबके मन में तिरंगे के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न हो। फिर कुछ सोचने के बाद स्वरा की माँ अनीता बोली, स्वरा, मुझे समझ आ गया कि तुम स्वतंत्र दिवस पर क्या पहनोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा एक तिरंगे वाला लहंगा चोली और चुन्नी तैयार करूंगी। पर माँ, वो कैसे? मेरे पास तिरंगे के रंग के कुछ कपड़े हैं। मैं उन्हें जोड़कर तुम्हारे लिए लहंगा तैयार करूंगी। ये रही मेरी साड़ी, ये हुआ हरा रंग, ये तुम्हारे बापू की पगड़ी, ये हुआ सफेद रंग और ये रही मेरे पास केसरिया रंग की चुनरी। हो गए ना तिरंगे के 3 रंग पूरे। मैं पड़ोस की कमला भाभी के घर से सिलाई मशीन ले आती हूँ और बस तुम्हारा तिरंगे वाला लहंगा रात तक तैयार हो जाएगा। अनीता ने खूब मेहनत से कपड़ों को जोड़ कर तिरंगे के रंग का लहंगा चोली और चुन्नी तैयार कर दी। कंपटीशन का दिन आ जाता है। सुरभि ने चमकदार वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी। स्कूल के मैदान में सब बच्चे भी अलग अलग पोशाक में नजर आ रहे थे। अचानक स्वरा प्रवेश करती है। भारत के तिरंगे को दर्शाती हुई उसकी पोशाक बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैदान में उपस्थित सभी लोग स्वरा को देख रहे थे। स्वरा की पोशाक सबसे अलग थी। अब प्रिंसिपल मैडम विजेताओं की घोषणा करेंगी। बच्चों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तैयारी की है, इसीलिए सभी बच्चों की मैं सराहना करती हूँ। पर हमें परिणाम भी घोषित करने हैं, इसलिए आज का प्रथम पुरस्कार स्वरा को ही जाता है। स्वरा की पोशाक वास्तव में देश के प्रति प्रेम और आदर्श को दर्शाती है और आज स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ये जरूरी भी था कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कुछ ऐसा पहने जो हमारे देश के प्रति देशभक्ति को दर्शाता हो। स्वरा, स्टेज पर आओ। प्रिंसिपल मैडम के हाथों से अपना पुरस्कार लो।
मैम, मैंने तो इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, फिर मुझे क्यों प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया? बेटा, स्वरा ने हमें याद दिलाया है कि हमारे देश की भावना महंगे कपड़ों में नहीं बल्कि हमारे दिल और तिरंगे के प्रति हमारे सम्मान में छुपी है, इसलिए वो आज सच्ची विजेता है। मैम, मुझे समझ आ गया है। ये देखिए मैम, मैंने भी अपने देश का झंडा अपनी ड्रेस पर लगा लिया। अब मैं भी देश के लिए प्रेम और सम्मान को प्रस्तुत करूँगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आज का दूसरा पुरस्कार सुरभि को दिया जाएगा और तीसरा पुरस्कार काजल को। सुरभि बहुत खुश होती है और वो स्वरा की भी प्रशंसा करती है। स्वरा खुशी के आंसुओं के साथ गर्व से खड़ी थी। सब उसकी सादगी और देशभक्ति की सराहना कर रहे थे। ये सब स्वरा की जीत नहीं थी बल्कि हर उस बच्चे की जीत थी जो तमाम तकलीफों और परेशानियों के बावजूद बड़े सपने देखता है। स्वरा और सुरभि अपने अपने घर जाती है। स्वरा के माँ बाप बहुत खुश थे कि आज उनकी बेटी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उधर सुरभि भी घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुनकर सुरभि के माता पिता भी अपनी बेटी के इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। रायगढ़ नाम के एक गांव में चमेली नाम की एक औरत अनाथ आश्रम चलाया करती थी। वो अपने यहाँ रहने वाली सभी लड़कियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखती थी। उन्हीं लड़कियों में 5 बहनें भी थीं। उनके माता पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए तब से ही वो 5 बहनें उसी अनाथ आश्रम में रहती थीं। अनाथ आश्रम की मालकिन चमेली उन सभी लोगों से आश्रम में सारे काम करवाती थी और साथ ही साथ उन्हें बाहर ले जाकर उनसे मजदूरी भी करवाती थी। इतना सब कुछ करवाने के बाद भी वो उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी और अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो चमेली उन्हें बहुत मारती थी। फिर ऐसे ही एक दिन चमेली उन 5 बहनों को कंगना नाम की एक औरत के खेत में ले जाती है। सुनो, तुम 5 को इसके खेत में काम करना है। अच्छी तरह से काम करना, वरना तुम सब जानती हो मैं कितनी खतरनाक हूँ। मैं एक एक की खाल खींच लूंगी। बस अब बहुत हो गया। तुमने हमसे बहुत गुलामी करवा ली, लेकिन अब हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हमें जाने दो, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। इतना सुनते ही चमेली प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। क्या कहा तूने? तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तुझे मार खाए ज्यादा दिन हो गए हैं। रुक तू जरा, वापस चल, आज मैं तेरी खबर लेती हूँ। ये सुनकर वो 5 बहनें बहुत डर जाती हैं। फिर चमेली के डर से सभी बहनें खेतों में काम करने लगती हैं। उन दिनों चिलचिलाती गर्मी का मौसम चल रहा था। तपती धूप में काम करने की वजह से 5 बहनों को बहुत प्यास लगती है। मालकिन, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। यहाँ कंगना आराम से पेड़ के नीचे ठंडा शरबत पीते हुए मुस्कुराने लगती है। मैंने तुम सबके बदले चमेली को ढेर सारे पैसे दिए हैं। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक तुम लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा। चलो अब चुपचाप काम करो। ये सुनकर बेचारी 5 बहनें बहुत उदास हो जाती हैं और फिर से खेत में काम करना शुरू कर देती हैं। वो काफी देर तक काम करती रहती हैं और आखिरकार शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है और उन्हें छुट्टी मिलती है। उसके बाद वो 5 बहनें वापस से अनाथ आश्रम चली जाती हैं। लेकिन अनाथ आश्रम में चमेली हमेशा की तरह उन्हें नामात्र खाना ही देती है। ये देख 5 बहनें रोने लगती हैं। अगले दिन चमेली फिर से 5 बहनों को खेत में काम करवाने के लिए ले जाती है। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। मैं और काम नहीं कर पाऊंगी।
मेरा सर चकरा रहा है। फिर तेज गर्मी की वजह से एक एक कर सभी लड़कियां बेहोश होने लगती हैं। ये देख कंगना को बहुत गुस्सा आता है और वो पैर पटकने लगती है। उसके बाद वो डंडे से पांचों बहनों को मार मार कर उठाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी खेत से गुजर रहा एक सांप ये सब कुछ देख लेता है। कंगना की बेरहमी देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप आकर कंगना के पैर में काट लेता है। अरे मुझे सांप ने काट लिया रे, अरे कोई बचाओ मुझे। सांप के जहर के कारण थोड़ी ही देर में वो औरत तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो सांप उन सभी बहनों को बारी बारी से काटने लगता है और उन्हें होश में ला देता है। फिर वो पांचों बहनें उठकर खड़ी हो जाती हैं। सुनो लड़कियों, तुम पर अत्याचार करने वाली औरत को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर वो पांचों बहनें हैरान हो जाती हैं। शायद तुम सब यही सोच रही हो ना कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ। दरअसल मैं पहले एक जादूगर हुआ करता था। मैंने अपनी जवानी के दिनों में बहुत पाप किए थे, जिस वजह से मैं एक सांप के रूप में बदल गया हूँ। इसलिए अच्छे काम करके अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम पांचों की मदद करना चाहता हूँ। फिर वो सांप जाने लगता है और पांचों बहनें उस सांप के पीछे पीछे चलने लगती हैं। फिर सांप उन पांचों बहनों को पास के जंगल में ले आता है। वहाँ नदी के किनारे ढेर सारे सोने के गमले में चमकदार फूल लगे हुए थे। चलो अब तुम पांचों ये फूल तोड़कर खा लो, ये जादुई फूल हैं। सांप के कहने पर पांचों बहनें सर हिलाती हैं और जादुई फूल तोड़ तोड़ कर खाने लगती हैं और अगले ही पल उन सभी के शरीर पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सूट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये सूट कितने प्यारे हैं और ये हम पर कितने अच्छे लग रही हैं। तभी वो सांप उनसे कहता है, आज से तुम सब जब भी चाहोगी ये जादुई सूट तुम्हारे ऊपर बर्फ की या पानी की बारिश कर देंगे और साथ ही इनकी शक्ति से तुम सब हवा में उड़ भी सकती हो। अब तुम पांचों इनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। ये सुनकर वो पांचों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो पांचों बहनें हवा में उड़ने लगती हैं और उड़ते हुए गांव से बाहर निकल जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद पांचों बहनें एक बाजार के पास पहुंच जाती हैं। तभी उनमें से एक बहन कहती है, हम लोगों के सामने बर्फ की बारिश करते हुए अपनी उड़ने वाली कला से तरह तरह के करतब दिखाएंगे। इससे खुश होकर लोग हमें पैसे देंगे, जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आज से हम यही करेंगे। उसके बाद दो बहनें अपनी जादुई सूट से हवा में उड़ते हुए बारिश करवाती हैं और दूसरी तीन बहनें वहाँ पर अलग अलग तरह की कलाबाजियाँ दिखाने लगती हैं। तपती धूप में बर्फ की बारिश के नीचे खड़े होकर कलाबाजियाँ देखते हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। उसके बाद वो लोग उन पांचों बहनों को ढेर सारे पैसे दे देते हैं। इतने सारे पैसे मिलने से पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर अपनी अपनी मनपसंद का खाना खरीदकर खाने लगती हैं। उस दिन के बाद से पांचों बहनें इसी तरह लोगों को कलाबाजियाँ दिखाकर पैसे कमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर एक दिन चमेली उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। मुझसे बचकर तुम सब यहाँ मजे से रह रही हो, मैं तुम सबकी खाल खींच लूंगी। उसके बाद चमेली एक बड़े से डंडे से उन पांचों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार पांचों बहनों को बहुत गुस्सा आता है
और तभी दो बहन चमेली का हाथ पकड़कर उसे हवा में उड़ाने लगती हैं। तूने अब तक हम पर बहुत अत्याचार किए हैं लालची औरत, लेकिन अब नहीं, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दोनों बहनें चमेली को हवा में उड़ाते हुए दूर लेकर जाती हैं और एक खाई के पास ले जाकर उसे खाई में फेंक देती हैं। खाई में गिरते ही चमेली अपना दम तोड़ देती है। इस तरह उसे उसके किए की सजा मिल जाती है और उस दिन के बाद से पांचों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो अमीर होकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है रतनगढ़ गांव में रहने वाली दो सहेलियां अमृता और विदिशा की, जहां अमृता एक गरीब किसान जगदीश की बेटी थी, तो वहीं विदिशा गांव के बड़े जमींदार प्रताप सिंह की बेटी थी। मगर दोनों सहेलियों के बीच की दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी की दोहरी दीवार खड़ी नहीं हुई। कितना धमाकेदार फेयरवेल फंक्शन था ना अमृता, कॉलेज वालों ने तो दिल ही खुश कर दिया। अरे तुझे क्या हुआ, तो इतनी खोई खोई सी क्यों है? बस सोच रही हूँ, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। एक यही तो ऐसी जगह थी जहाँ हम दोनों सहेलियाँ खुलकर हंसी मजाक करती थी। आज वो कॉलेज भी छूट गया और एक दिन हमारी हथेलियाँ भी एक दूसरे से छूट जाएंगी, जब हमारे हाथ पीले हो जाएंगे और हमें पराए प्रदेश जाना पड़ जाएगा। अपनी सहेली की शादी की बात अमृता के दिलो दिमाग को घेर लेती है, जिसके साथ उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे मेरी डोरी अभी उठ रही है। चल मेरे घर चलते हैं, मुझे तेरे साथ खूब सारे गप्पे लड़ाने हैं। विदिशा के कहने पर अमृता कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली जाती है, जहां दोनों सहेलियां बहुत सारी बातें करती हैं। तभी विदिशा की माँ कला गुस्से में कहती है, अमृता आज यही जमे रहने का इरादा है क्या? शाम ढल गई है, चल जल्दी घर जा, तेरे अम्मा पिताजी परेशान हो रहे होंगे। जी ठीक है काकी माँ। अच्छा विदिशा, अब मैं चलती हूँ। अरे ठहर जरा, मेरा ड्राइवर तुझे घर तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में अमृता घर चली जाती है, जहाँ घर के बाहर अमृता की माँ लालटेन लिए उसका इंतजार कर रही थी। घर की छत पर चढ़ी फूस की छत और बांस का बना दरवाजा और घर के एक कोने में बना मिट्टी का चूल्हा, साथ ही जमीन पर बिछा फूलों का चादर चीख चीख कर उसके घर की घंघोर गरीबी को दर्शा रहा था। तभी विमला अमृता को झाड़ते हुए कहती है, अमृता ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही थी जो कॉलेज से घर आने में शाम ढल गई? वो माँ, मैं अपनी सहेली के घर पर थी। देख लाडो, अब तो दूध पीती बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। अब ये सखी सहेली के साथ घूमना फिरना तुझे शोभा नहीं देता। जवान बेटी का इतनी देर शाम तक घूमना फिरना ठीक नहीं है। अरे विमला, विदिशा बिटिया के घर पर ही तो थी, क्यों डांट डपट रही हो बेचारी को? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो, विदिशा प्रताप सिंह जैसे बड़े जमींदार की बेटी है और अमृता हम जैसे गरीब की बेटी। भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ, उनके खेतों में काम करके हमारे घर का चूल्हा जलता है। अमृता का विदिशा बिटिया के साथ घुलना मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। इसे अभी से ही अपनी सहेली से दूरी बढ़ानी होगी, क्योंकि एक दिन इसको शादी करके विदिशा से अलग ही होना है। माँ की कही बातों ने अमृता को कहीं न कहीं सोच में डाल दिया। अमृता ने उस बात को रात भर सोचा समझा, जिसके बाद दोनों सहेलियों की दोस्ती के बीच में मन ही मन अमीरी गरीबी की दीवार ढल गई। अमृता विदिशा से दूर दूर रहने लगी, साथ ही वो मन ही मन बोलती रहती थी। अमृता का घर न आना विदिशा को खटकने लगा और वो अमृता से मिलने उसके घर आ पहुँची। अरे विदिशा बिटिया, तुम यहाँ? नमस्ते जगदीश काका, अमृता कहाँ पर है? अमृता बिटिया गाय को घास खिला रही है। विदिशा झट से अमृता के पास आती है और उससे कहती है,
अमृता की बच्ची, तू तो अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई है। जानती है, तेरी सहेली की शादी पक्की हो गई है। आजमगढ़ का कोई जमींदार है, उसके पास कई सारी कोठियाँ और बहुत सारी जमीनें हैं। शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी प्यारी सहेली। सिर्फ बधाई देने से काम नहीं बनेगा। कल सगाई का फंक्शन है और तुझे जरूर आना है। जब तक तू नहीं आएगी, मैं सगाई की अंगूठी नहीं पहनूंगी। ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन प्रताप सिंह के बड़े से घर में उनकी बेटी की सगाई की शहनाई बज रही थी। अमृता हरे रंग का सूट पहने अपनी सहेली के कमरे में आ पहुंचती है। आ गई तू, ये ले, जल्दी से ये लहंगा पहन ले, फिर पार्लर वाली मेकअप कर देगी। अमृता थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, अरे विदिशा, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी अमीरों की भीड़ भाड़ में तेरी गरीब सहेली पर किसी की नजर नहीं गड़ेगी। तो नजर और निशाने की बात छोड़कर झटपट से जाकर तैयार हो, समझी? अगले ही पल अमृता तैयार हो जाती है। मेकअप और लहंगे में सजी उसकी खूबसूरती खिल उठती है, जिसे देखकर उस गरीब सहेली की खुद की नजर खुद पर ही गड़ी रह गई। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ दस्तक देते हैं और बड़े ही धूम धड़ाके से विदिशा की सगाई कुणाल से होने लगती है। विदिशा बेटी, कुणाल को अंगूठी पहनाओ। अरे अमृता, तू पीछे क्यों है? यहाँ। अरे मैं ठीक हूँ। अमृता के मना करने के बाद भी विदिशा उसकी एक नहीं सुनती और हाथ खींचकर उसे अपने बगल में खड़ा कर देती है। तभी अंकित की नजर अमृता पर पड़ते ही थम जाती है और विदिशा एक हल्की सी मुस्कान देते हुए मन ही मन कहती है, भगवान जी, प्लीज मेरे किए पर पानी मत फिरने देना। बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो कि अंकित को मेरी प्यारी सहेली भा जाए, ताकि एक ही मंडप में हम दोनों सहेली के साथ फेरे हों। विदिशा ने अपनी आँखों में जो ख्वाब बुना था वो उसे साकार होता हुआ नजर आ रहा था। अमृता अंकित पहली ही नजर में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। कुछ देर बाद अंकित विदिशा के पास आता है और कुछ फुसफुसाता है। विदिशा भाभी, ये अप्सरा कौन है? क्यों देवर जी, कुछ चुराया है क्या उसने? अरे शर्माइए मत, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। आप जिस पर डोरे डाल रही हैं, वो मेरी सहेली है, मगर वो बड़े ही गरीब घर से है। क्या आप थाम सकेंगे उसका हाथ? हाँ भाभी, आज ही मैं घर जाकर माँ और पिताजी से बात करूँगा। अंकित के जवाब से विदिशा के मन में बंधी आस की डोर और मजबूत हो जाती है और वो ये बात अपनी सहेली के साथ साझा करती है। विदिशा, ये नहीं हो सकता, तोड़ दे इस आस की डोर को, क्योंकि हम दोनों सहेलियों के बीच अमीरी और गरीबी की दोहरी दीवार है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरी डोली किसी गरीब के घर ही जाएगी, यही मेरे जीवन का कड़वा सच है। ये कहते हुए अमृता रोते हुए घर की तरफ चल पड़ती है, मगर अगली सुबह जो होने वाला था वो उस गरीब सहेली की सोच से बाहर था। दूसरे दिन विदिशा अपनी होने वाली सास लाजवंती और ससुर के साथ शादी का शगुन लेकर अमृता के घर आती है। विमला और जगदीश के लिए ये खुशी किसी ख्वाब से कम नहीं थी। अंदर आने को नहीं कहोगे जगदीश भाई साहब? अरे आइए ना, आइए मालकिन। मालकिन कहकर हमें रुस्वा न कीजिए, बस अपनी बिटिया मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरे अंकित के दिल में घर कर गई है अमृता। मगर मालकिन, हम तो आप लोगों के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हैं। हाँ, सही कहा तुमने जगदीश, क्योंकि तुम सोच में हमसे कहीं ज्यादा धनी हो। अमृता और विदिशा बचपन से ही सहेलियां हैं। ये ईश्वर का योग है कि अब दोनों एक ही घर की बहू बनने जा रही हैं। अमृता, मेरी प्यारी सहेली, तू चुप क्यों खड़ी है? अंकित पसंद है ना तुझे? अपनी सहेली के पूछने पर अमृता पलके झुकाकर हामी भरती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब सहेलियों की शादी एक ही मंडप में संपन्न हो जाती है
और अमृता खुश मन से कहती है, विदिशा, यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कल की अमीर गरीब सहेलियां आज रिश्तों की डोर में बंध गई हैं। हमारी दोस्ती अमीर गरीब जैसे फर्क फासले की मोहताज नहीं। चलिए देवरानी जी, एक सुनहरी जिंदगी हमारी राह देख रही है। सचमुच में ये मालिक की भली परवरिश का ही नतीजा है कि विदिशा बिटिया ने हम जैसे गरीब की बिटिया से टूटकर गहरी दोस्ती निभाई है। कभी भी अपनी दोस्ती के बीच रईसी का रुआब आड़े आने नहीं दिया। कहाँ देखने को मिलती है आज के जमाने में ऐसी अमीर गरीब सहेली की इतनी प्यारी जोड़ियाँ। जा अमृता बिटिया जा, अपनी अम्मा की कही बात को दिल से मिटा देना बिटिया। जाओ बच्चियों, भगवान करे जीवन भर तुम दोनों सहेलियां यूं ही घुल मिल कर रहो। आखिर में बाबुल के आशीर्वाद के साथ विदाई लेकर दोनों सहेलियां विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां एक खुशहाल ससुराल आंखें बिछाकर उनका इंतजार कर रहा था। मगर इस गरीब सहेली ने कहाँ सोचा था कि एक दिन बड़े गाजे बाजे के साथ उसकी डोली उसकी सहेली के ससुराल विदा होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।